हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो लास्ट लेक्चर पर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। आज हम लोग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन का ऑर्डर आप लोग फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, है ना। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ टाइम मेथड में आप लोगों को मैंने बताया था, हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें रिएक्शन जो होता है वो 50% क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है, टी हाफ, टी हाफ वो मैंने आपको बताया था कितना होता है। टी हाफ होता है A/2 के, A/2 के। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, A/2 के। तो अगर ये A/2 के है तो आप बताइए जो हाफ लाइफ टाइम है, ए था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको याद है मैंने कहा था एक रिएक्टेंट है वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इनिशियली ए है, जीरो है। टी टाइम पर ये कितना बचा हुआ है, A-X, और ये प्रोडक्ट कितना बन गया है, एक्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है, A-X, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी कितना है, एक्स। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम आएगा वो कितना आएगा, A/2 के। तो यहाँ क्लियर है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम आया है वो आया था A/2 के। तो हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁻1। खुद सोचिए आप। तो A⁻⁻1 क्या है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग दो चीजें बोल सकते हैं कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, या फिर बोल सकता हूँ हाफ लाइफ टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A⁻⁻1। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम आया है वो A⁻⁻1 की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी ऑफ आएगा वो कितना आया था, 0.693/K। मतलब जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। हम लोग लिख सकते हैं जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A⁻0। ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, A⁻0 कितना होता है अपन। तो हाफ लाइफ टाइम है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने जो टी हाफ लिखा था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो हम लोगों ने टी हाफ लिखा था वो लिखा था 1/K। टी हाफ आया था 1/K। तो यहां से हमें क्या पता लगा था, जो हाफ लाइफ टाइम है वो ए के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो अगर आप लोग तरीके से देखें यहाँ पर बन क्या रहा है पैटर्न। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेता हूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है A⁻−1। जीरो है तो -1 आया। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेता हूं तो हाफ लाइफ टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है A⁻0। फर्स्ट ऑर्डर है तो A⁻0, सेकंड ऑर्डर है तो कितना आ रहा है A⁻1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, है ना। तो ऐसे ही सोचो अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ, तो अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A⁻2 के। पैटर्न समझ में आया। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ रहा है, A⁻−1, फर्स्ट के लिए जीरो, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2। तो एक कम आ रहा है ना। तो अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है, अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है जो हाफ लाइफ टाइम होगा, अगर आपके पास nth ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth ऑर्डर है तो एक कम आ जाएगा A⁻n-। तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो A⁻n-1 के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि आपको रिदम देखो ना सेट हो रहा है, टी जीरो के लिए -1, 1 के लिए जीरो, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2 हो रहा है सेट यहाँ पर इस तरीके से। तो nth ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम, A⁻n-1। तो अच्छे से याद कर लो, जो हाफ लाइफ टाइम होता है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A⁻n-1। अब देखो आपको पता कैसे लगेगा कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा है। अगर मैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4m लेता हूं तो इसका हाफ लाइफ टाइम 3 मिनट है। और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इस रिएक्शन की 8m लेता हूं तो हाफ लाइफ टाइम कितना है, 6 मिनट। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो यहां पर आपको डाटा दिए हुआ हाफ लाइफ टाइम के और इनिशियल कंसंट्रेशन के। और हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन रिलेशन अभी मैंने आपको बताया कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर n माइनस वन। बोलो यस और नो। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, टी हाफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ सेकेंड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे टी हाफ टू का है तो कंसंट्रेशन ऊपर ए टू की आएगी अपॉन ए वन की पावर n माइनस वन। बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी हाफ फर्स्ट लिखा है तो नीचे ए वन, टी हाफ सेकेंड लिखा है तो ऊपर ए टू। तो बताओ टी हाफ फर्स्ट कितना है 3 मिनट, टी हाफ सेकेंड कितना है 6, तो 3/6। ए टू कितना है यहाँ पर कंसंट्रेशन 8, और ए वन कितना है यहाँ पर 4 पावर n माइनस, तो ये कितना हो गया 1/2 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। बोलो यस और नो। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस वन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस। क्लियर। तो यहां से कितना आया बताओ n माइनस, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आया -1। तो n इक्वल टू कितना हो गया 1 इधर चला गया तो -1 + 1 कितना हो गया 0। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोगों को कंक्लूजन आया, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का a/2 के, फर्स्ट ऑर्डर का 0.693/k और सेकंड ऑर्डर का 1/k। तो हाफ लाइफ टाइम का जो nth ऑर्डर का फॉर्मूला आया वो कितना है a की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको डाटा दिया होता है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन में हाफ लाइफ टाइम में, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। बहुत आसान है, थोड़ा सा अच्छे से करें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाफ लाइफ टाइम मेथड से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे वो आपको आ गया है। सेकेंड मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। कहने को हिट एंड ट्रायल मेथड है पर बहुत सरदर्दी वाला मेथड है। कैसे, यहाँ पर देखो, अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप बताओ के कितना लिखा था आप लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के था x/t। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के कितना था 2.303/t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। और सेकंड ऑर्डर का जो किया आया था वो कितना आया था 1/t, और मैंने कहा था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट था x और रिएक्टेंट कितना था पहले a था और फिर कितना बचा था a माइनस एक्स। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का k है। क्लियर। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, के फॉर्मुलाज आप लोगों को सभी को याद हो गए होंगे। तो ये मेथड क्या कहता है कि मान लो एक रिएक्टेंट है वो क्या बना रहा है प्रोडक्ट, ए क्या बना रहा है पी बना रहा है ना। अब जो 10% रिएक्शन है ये वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है 1 आवर में, 20% रिएक्शन 2 आवर्स में कंप्लीट हो रही है, और 30% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है 3 आवर्स में। तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि जिसमें रिएक्टेंट क्या बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है और कहता है कि इतना परसेंट रिएक्शन इतने टाइम में, इतना परसेंट इतने में, इतना परसेंट इतने, तो और बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मानकर चलूंगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर मानकर चलता हूँ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो के कैसे निकालोगे, के निकालोगे x/t। लेट इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लिया, मुझे नहीं पता है कि नहीं, पर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो के कितना होगा x/t। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन का टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा। जो मैंने कहा था रेट कांस्टेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट पर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। अच्छे से याद करना, रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट पर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है ना। तो यहां पर मैं क्या चेक करूंगा, देखो मैंने मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100 मान लो या ए मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास ए थी। अब 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो 10% प्रोडक्ट बन गया ना। तो अपने पास फॉर्मूले में आता है के इक्वल टू x/t। एक्स किसका कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट का। तो अगर 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो 10% प्रोडक्ट बन जाएगा ना। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का 10%, ए इंटू 10/100 कितना आ गया a/10। ऐसे 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कितना प्रोडक्ट बन जाएगा 20%। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, ए का 20%। ऐसे 30% अगर रिएक्शन कंप्लीट हुई तो एक्स कितना आ जाएगा, ए का 30%। अब मैं पहले k1 निकालता हूँ। 10% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है 1 आवर में। तो मैंने यहाँ पर मान लिया k 10% है ना, 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लगेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगा 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो a/10। और कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है 1 आवर में, तो इसका वैल्यू आ गया a/10। ऐसे k 20% निकालो, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2a/10।
20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो अपॉन टाइम कितना लगा 2 आवर, तो ये भी कितना आया A/10। इसी तरह के 30% निकालो तो कितना आया यहाँ पर बताओ x/t। 30% रिएक्शन कंप्लीट कितना हुआ 3A/10 अपॉन कितना है उसमें 3 आवर्स में कितना है A/10। तो बताओ 10% पर 20% पर 30% पर सभी पर के की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, तो मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान लो ये डाटा पे पुट करता तो अगर मान लीजिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देख रहे हैं 10% पर के 20% पर के और 30% पर के क्या आ गया सेम आ गया ना A/10 मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मान लो अगर ये मैं डाटा पुट करता और ये सेम नहीं आते तो मैं चेक करता कहीं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखता के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन E माइनस है और 10% 20% 30% पर के निकालता। अगर तीनों से सेम आ जाता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती, नहीं आता तो फिर सेकंड ऑर्डर के लिए चेक करता है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। तो अगर बोला जाए कि इतना परसेंट इतने टाइम में, इतना परसेंट इतने टाइम में, इतना परसेंट इतने टाइम में, तो फिर आपको सब कुछ रखकर चेक करना पड़ेगा। पर जनरली ऐसे क्वेश्चन का आंसर या तो जीरो ऑर्डर आता है या फर्स्ट ऑर्डर आता है, क्योंकि अपने एग्जाम के लिए वही दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जिस भी बच्चे को नोट करना है हिट एंड ट्रायल मेथड वो नोट कर सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ग्राफिकल मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होती है डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है इंक्रीज। तो एक ग्राफ तो अगर आपको याद हो तो आपका आया होगा, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ खींचूं तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रही है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, क्योंकि रिएक्टेंट तो डिक्रीज ही होगा ना क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहा है। और मैंने बताया था अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ खींच रहा हूं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक तो मैंने ये बता दिया था। तो ग्राफ देखकर बता सकते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम में अगर ग्राफ खींचा गया हो और लीनियरली डिक्रीज हो रहा हो तो जीरो ऑर्डर, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा हो तो कौन सा ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। अब बताओ जीरो ऑर्डर कब है, जब रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट लीनियरली क्या होगा इंक्रीज। तो देखो मैंने यहाँ पर एक्स और टी के बीच में ग्राफ खींचा है। एक्स क्या है आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और टाइम में ग्राफ खींचा कैसा हो रहा है लीनियरली ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ना, और लीनियरली बढ़ रहा है मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद मैंने एक ग्राफ बताया था एल एन ए माइनस एक्स और टाइम में, ये आप लोग पीछे आकर देख सकते हैं। एल एन ए माइनस एक्स और टाइम में जब ग्राफ खींचूंगा तो वो किधर की तरफ आएगा, लीनियरली क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट आता है वो कितना आता है एल एन ए। इंटरसेप्ट जब भी निकालना है एक्स की वैल्यू जीरो कर दो। अब एल एन ए माइनस एक्स और टाइम में देखो आप लोगों को क्या निकालना है इंटरसेप्ट, तो एक्स की वैल्यू जीरो कर दिया तो क्या बचा एल एन। और नेगेटिव स्लोप होगा नीचे की तरफ जा रहा है तो स्लोप कितना आता है माइनस के। ये देखो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मैंने, एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए। तो ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लें ऊपर वाले लेक्चर में। अभी इतना से याद रखें कि एल एन ई माइनस एक्स को टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींच रहे हो तो वो कैसा आएगा लीनियरली नीचे की तरफ डिक्रीज होगा है ना। और जो स्लोप आता है वो आता है माइनस के, और इंटरसेप्ट आता है एल एन ए, और ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखो मैंने ग्राफ बनाया 1/a-x और टाइम में। इसके बाद 1/a-x का स्क्वायर और टाइम में। इसके बाद 1/a-x⁻n−1 और टाइम में। तो आप लोग थोड़ा सा इनमें देखो, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का याद हो गया आप लोगों को, वो याद कर लेना अच्छे से क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड ऑर्डर का देखो तो मैंने 1/a-x⁻1 लिया है और टाइम में जब 1 लिया है तो सेकंड ऑर्डर। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सेकंड ऑर्डर लिया है तो 1/a-x⁻1 आया। थर्ड ऑर्डर लिया तो कितना आया 1/a-x का स्क्वायर। एक कम आ रहा है ना, अभी ऊपर हाफ लाइफ टाइम में बता के आया था मैं। तो थर्ड ऑर्डर आ रहा है तो 1/a-x का क्या आ गया स्क्वायर है ना। और इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर का बनाना है तो किसके बीच में बनेगा 1/a-x का क्यूब फोर्थ ऑर्डर के लिए। और टाइम में वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो 1/a, ऐसे 1/a², ऐसे 1/a⁻n−1 nth ऑर्डर के लिए। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ देख सकते हैं। तो अगर मैंने पूछा अगर ग्राफ है 1/a-x⁴ में और टाइम में, तो 1/a-x⁴ में अगर ग्राफ है तो मतलब वो फिफ्थ ऑर्डर हो जाएगा ना, एक ज्यादा हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप लोग इनको कर सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफ दे दे और बताना है कौन सा ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर ले। इसी तरीके से आपको एक दे सकता है वॉन ऑफ मैटर, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख ले, फॉर्मूला पूछ सकता है आप लोगों से तो डायरेक्टली। वॉन ऑफ मैटर में क्या होता है? रिएक्टर देखो क्या बना रहा है प्रोडक्ट, और मैंने रिएक्टर की कंसंट्रेशन कितनी मान ली थी। अब आपको रेट लो इक्वेशन लिखना है, आपको पता है रेट लो इक्वेशन रिएक्शन को देखकर लिख नहीं सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर कितना हो जाएगा एन। अब ये एन वन हो भी सकता है और नहीं भी, हमें नहीं पता। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, तो सी की पावर कितना हो जाएगा एन। मैंने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की मान ली ना। अब याद है जब भी रेट लिखते थे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आगे तो क्या आता था? नेगेटिव। रिएक्टेंट की रेट लिखते थे और प्रोडक्ट की रेट लिखते थे तो क्या आता था? प्लस। तो मैंने देखो अभी तक मैं लिखते आ रहा था dx बाई डी टी आर को, तो एक्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी तो प्लस आ रहा था। लेकिन अब मैंने डीसी बाई डी टी लिखा तो सी किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, तो ये आ गया माइनस। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया सी की पावर है, तो आर को लिख दिया माइनस डीसी बाई डी टी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जो मैंने सी लिया हुआ है वो किसकी कंसंट्रेशन लिया हुआ है? मैंने वो लिया हुआ है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। तो माइनस डीसी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर एन। क्लियर। अब बताओ C1 कंसंट्रेशन पर कितनी रेट आ गई? dC1 बाई डी टी, और C2 पर आ गई माइनस dC2 बाई डी टी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2/1, तो 2/1 किया तो कितना आ गया? 2 कितना है? माइनस dC2/dt। 1 कितना है? dC1/dt माइनस का, इक्वल टू C2/C1 की पावर n। अब दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया? लो, है ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ली थी वो रिएक्टेंट की यहाँ पर मानी थी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग? हम लोग ले लेंगे लोग। तो लोग जब मैं लूंगा तो दोनों तरफ मैंने लोग ले लिया, और जब मैंने लोग ले लिया तो आपको पता है कि जो यहाँ पर मैंने कैसे लूंगा, देखो लोग लिया मैंने यहाँ पर, तो ये आया लोग C2/C1 की पावर n। और आपको पता है लोग a की पावर x क्या होता है? x आगे आ जाता है, तो ये आगे आ गया, तो आगे आ गया तो क्या बन गया? n लोग C2/C1। n क्या है बताओ? r इक्वल टू a, r डायरेक्टली पोर्शन टू a की पावर n। n क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आ जाएगा एन यहाँ पे। तो इसमें मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड, तो ये आ गया log माइनस dC2/dt अपॉन माइनस dC1/dt अपॉन log C2/। इसको भी खोलकर लिख सकते हो आप लोग। कैसे? log a बाई बी होता है log a माइनस log b, तो इसको भी पूरा खोल सकते हो आप लोग, है ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो अगर अल्टीमेटली अगर मोटो पूछा जाता है तो आप लोग तो ये याद रख लो, माइनस dC/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर है। फिर 1 और 2 लेकर और फिर उसको सोल्व कर कर आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है? तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर है बच्चों को वोल्ट ऑफ मेथड? और ये बोर्ड में भी नहीं है, नोट इन बोर्ड, तो बोर्ड वालों को पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना। इसके बाद आता है इनिशियल रेट मेथड। ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ, बोर्ड मेथड से भी करवा चुका हूँ और डायरेक्ट भी करवा चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर सोल्व करता हूँ। तो मान लीजिए आर इक्वल टू क्या हो गया बताओ इस इक्वेशन के लिए, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, बताया था। जो रिएक्टेंट है वो कौन है? ए और बी। तो ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। एक्स इस M1 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, और वाई इस M2 के इक्वल हो भी सकता है और हमें नहीं पता। अब मैंने क्या कहा था बताओ, कैसे निकाल लोगे? ए की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दूं, तो देखो इसको फिक्स कर दिया मैंने, ये फिक्स है। इसको अगर मैंने फिक्स कर दिया तो ये कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। ये देखो कितना हो गया? 4 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 2 टाइम्स। तो आप बताओ मुझे, ए की कंसंट्रेशन तो मैंने फिक्स कर दी, तो अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया और बी की कंसंट्रेशन कितना टाइम की? 2 टाइम, तो इसको 2 टाइम करने पर जो रेट है वो कितना टाइम हो रहा है? 4 टाइम हो रहा है। तो बी की कंसंट्रेशन को अगर मैं 2 टाइम करता हूं तो रेट कितना टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स। कब होगा? जब बाई की वैल्यू कितनी हो? 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो बाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी? तो बाई की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ गई कितनी? 2। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देता हूँ, ये पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ये वाला है। तो फर्स्ट और फोर्थ में बी फिक्स है। अब ये क्या है आपके पास? फिक्स। तो ए देखो कितना चेंज हो रहा है? ए कितना चेंज हो रहा है? 4 टाइम्स। यहाँ पर देखो ये कितना चेंज हो रहा है? ये भी 4 टाइम्स। तो अगर ए को 4 टाइम्स करने पर ये भी 4 टाइम्स हो रहा है तो एक्स की वैल्यू 1 रही होगी ना। 4 की पावर 1 4 तभी तो होगा। तो यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल टू कितना? 1। तो वाई की वैल्यू भी आ गई और किसकी वैल्यू भी आ गई?
एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ। तो आर इक्वल टू आ जाएगा ए ए की पावर 1 और बी की पावर कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। बोर मेथड मैंने बताया था आप लोग कर सकते हैं, इसे बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का ऑर्डर कैलकुलेट करना, किस तरीके से ऑर्डर आप लोगों को निकालने, 5 मेथड है ना। ये आप लोग नोट कर लें, करना चाहें तो। चलो, अब देखो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़कर आए थे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए था इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, क्लियर। तो वो हम लोगों ने कंसंट्रेशन की टर्म में निकाला था रेट कांस्टेंट। पर जरूरी नहीं कि अगर गैसेस रिएक्शन और प्रेशर दियो, गैसेस रिएक्शन और क्या दियो, प्रेशर। तो प्रेशर की टर्म में रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं रेट कांस्टेंट, निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये पता है आपको है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ही है, उसमें रेट कांस्टेंट निकालना है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, ए क्या बना रहा है, बी प्लस सी, ये मैंने एनसीईआरटी से ले लिया, एनसीईआरटी में भी सेम दिया हुआ। तो अब टी इक्वल टू जीरो पर आपको डाटा क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू जीरो पर इसका जो प्रेशर है ना वो पी नोट है मान लो, और ये इनिशियली प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो जीरो। टी इक्वल टू टी टाइम पर, ये मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम में भी बताया था जब आप 11th क्लास में थे। और जिनको नहीं पता वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में देख सकता है थोड़ा बहुत जाके। तो बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका 1 मोल, इसका 1 1 मोल बनाना है ना, इसका बी का भी 1 मोल, इसका भी सी का भी 1 मोल, एक तरह से है ना। तो बताओ अगर इसका एक्स मोल डिसोसिएट होता है ए का, तो बी का भी कितना बनाएगा एक्स, और सी का भी कितना बनाएगा एक्स, क्योंकि एक 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 बना रहा है ना। ऐसे प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इसका अगर एक्स प्रेशर कम हो रहा है तो इसका प्रेशर कितना बन रहा होगा एक्स, और इसका भी कितना बन रहा होगा एक्स। मान लीजिए अगर ऐसी रिएक्शन होती, ए क्या बना रहा है 2b प्लस सी, तो अगर इसका एक्स प्रेशर कम हो रहा है तो इसका कितना बन रहा होगा 2x, और इसका कितना बन रहा होगा x। समझ में आया करना क्या है, इसका 1, इसका 2 बना रहा है, इसका 1 बना रहा है, तो इसका x इसका कितना बनाएगा 2x, और इसका कितना बनाएगा x, है ना। अब देखो सभी, जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, पी नोट, और x क्या हो गया डिसोसिएट, तो टी टाइम पर बचा कितना प्रेशर, ये बचा पी नोट माइनस एक्स। ये कितना बन गया, जीरो था और एक्स बन गया, जीरो था और एक्स बन गया, क्लियर है। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया टी टाइम पर, टोटल प्रेशर एट टी टाइम कितना आ गया, एट टी टाइम। तो पी टी इक्वल टू कितना हो गया, पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल प्रेशर। ये कितना आ गया, पी नोट प्लस, क्लियर है। तो यहां से पी टोटल कितना आया, पी नोट प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई पी टी माइनस पी नोट। अब मुझे बताओ के कितना होता है, आपने कंसंट्रेशन की टर्म में पढ़ा है, कंसंट्रेशन की टर्म में क्या पढ़ा है के, ये पढ़ा है कि 2.303 अपॉन टी लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए और टी टाइम पर कितनी थी ए माइनस, प्रेशर की टर्म में क्या आ जाए, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन आई थी तो इनिशियल प्रेशर आ जाएगा कितना, पी नो, और टी टाइम पर कंसंट्रेशन आई थी ए माइनस एक्स, यहाँ पर टी टाइम पर प्रेशर कितना आया, पी नोट माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन टी टाइम का प्रेशर, किसका, रिएक्टेंट का, पी नोट माइनस एक्स। टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स, एक्स कितना है अपना पी टी माइनस पी नोट। तो इसको सोल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, पी नोट माइनस पी टी माइनस पी नोट है ना। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो कितना आएगा, पी नोट माइनस पी टी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2p नोट माइनस पी टी, है ना, तो यहाँ रख दिया। अपना फॉर्मूला जो बना के का, वो कितना बना, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नोट अपॉन 2p नोट माइनस पी टी। ये अपना प्रेशर के टर्म में के का क्या बन गया फॉर्मूला। अब इसको रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग मेडिकल के बच्चे हो तो याद फिर भी कर सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चे हो तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी वेरिएशन कर सकता है। मान लो ए क्या बना रहा है यहाँ पर, 2b प्लस सी बनाता तो एक्स की जगह 2x आता ना, तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता अपने यहाँ पर, है ना। तो मेडिकल में है तो जनरली याद कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी वाले बच्चे याद ना करें, आप लोगों को निकाल कर देखें। मेथड मैंने आपको बता दिया, दोबारा देख लें। इनिशियल प्रेशर पी नोट जीरो जीरो,
मान लो एक्स डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बना एक्स, ये कितना बना एक्स। तो पी नोट था एक्स, खत्म हो गया, कम हो गया, तो ये कितना बचा हुआ है पी नोट माइनस एक्स, ये कितना बन गया एक्स, ये कितना बन गया एक्स, टोटल प्रेशर निकाल लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। और की आपको पता है 2.303, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का ही है ना ये, अपॉन टी लो इनिशियल, इनिशियल कितना है पी नोट, और टी टाइम पर कितना है पी नोट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू गलती हुई है आपके यहाँ, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं प्रेशर के टर्म में, है ना। तो रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर, कौन से ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कोई दिक्कत नहीं, जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। तो मेडिकल वाले बच्चे चाहें तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन निकालना भी आपको आना चाहिए। तो देखें अब आता है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H2O2 का जो टूटना है वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। किसमें टूटता है, H2 और O2 में, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर H2O2 का डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम रिएजेंट जो लेते हैं टाइट्रेशन के लिए वो लेते हैं KMnO4। तो ये भी याद होना चाहिए आप लोगों को कि H2O2 के लिए जो वॉल्यूम लिया जाता है डाटा को फाइंड करने के लिए, है ना, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम रिएजेंट होता है वो क्या होता है KMnO4, क्या होता है KMnO4। तो K की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2.303 अपॉन टी log V0 अपॉन VT। V0 क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम जो KMnO4 का यूज होगा, और VT मतलब वॉल्यूम एट टाइम टी जो वॉल्यूम रिएजेंट का यूज होने वाला है टी टाइम पर, है ना, रिएक्शन जब होगी तो टी टाइम पर जो रिएजेंट का वॉल्यूम यूज हुआ है ना। तो K इक्वल टू कितना होता है 2.303 अपॉन टी log V0 अपॉन VT। V0 इनिशियल वॉल्यूम है और VT कौन सा वॉल्यूम है टी टाइम पर, और अच्छे से मैं थोड़ा आगे चलकर बताता हूँ आप लोगों को। तो H2O2 का डीकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो वॉल्यूम रिएजेंट के नाम में अगर इसको याद करना है तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log V0 अपॉन VT। V0 इनिशियल वॉल्यूम और VT टी टाइम पर वॉल्यूम। N2O5 का डीकम्पोजिशन भी कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो N2O5 किस में टूटता है, NO2 और O2 में, NO2 और O2 में, है ना। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा K वो आएगा 2.303 अपॉन टी लो V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। V इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी टाइम पर वॉल्यूम। इंफिनिटी टाइम पर वॉल्यूम मतलब जब रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो इन्फिनिटी हम लोग मानकर चल रहे हैं इन्फिनिटी टाइम पर कंप्लीट होगी, मतलब 99.99999% कंप्लीट हो गई रिएक्शन। तो काफी ज्यादा समय हो गया है, तो हम लोग मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या हो गई कंप्लीट। तो वो टाइम पर है ना वॉल्यूम। तो वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वीटी। इसी तरीके से जो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस है एस्टर का, अब एस्टर आपको पता है क्या होता है, RCOO है ना, एस्टर होता है। तो यहां पर देखो मैंने एस्टर क्या लिया, CH3 COO C2H5, ये एक एस्टर है। इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तो यहाँ पर H और OH डाल दी, तो ये क्या बन जाएगा CH3COOH, और ये क्या बन जाएगा C2H5OH, है ना। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब पानी में डाल दो, तो पानी में डाला तो ये टूट जाएगा यहाँ से, तो ये बन गया C2H5OH, और ये बन जाएगा CH3COOH। तो CH3COOH और C2H5OH, है ना। तो इसके के का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन टी log V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। तो अल्टीमेटली मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो वॉल्यूम रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, NaOH। तो इसका फॉर्मूला पहले याद करो, ये फॉर्मूला मेडिकल एग्जाम में तो केवल फॉर्मूला पूछा जाएगा आप लोगों से। तो K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लो V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि V0 V इंफिनिटी और VT एक्चुअली में है क्या। सही बच्चे सुनना ध्यान से, आपने इस रिएक्शन को करने के लिए जो वॉल्यूम रिएजेंट लिया है ये रिएक्शन तो हो जाएगी। अब डाटा पता लगाने के लिए जो वॉल्यूम रिएजेंट लिया है, क्योंकि नोन होगा हमारे पास, है ना, इसकी कंसंट्रेशन इसका वॉल्यूम जो भी होगा वो सब नोन है हमारे लिए, तो बाकी डाटा आप लोग पता कर सकते हैं ना। तो वॉल्यूम रिएजेंट यहाँ पर कौन है, NaOH। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एस्टर को पानी में डाला और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में क्या पड़ा हुआ है, एसिड। अब जब मैंने इनिशियली जस्ट एस्टर को पानी में डाला है, तो वो इनिशियली है ना, अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो एस्टर को जस्ट मैंने पानी में डाला है और थोड़ा बहुत
कैटलिस्ट डाला H+। तो अब मैंने डाटा निकालने के लिए क्या डाल दिया उसमें, वॉल्यूम एजेंट NaOH। अब मान लो मैंने यहाँ पर एस्टर है और पानी का सॉल्यूशन है, थोड़ा बहुत क्या पड़ा हुआ है एसिड, इसका कितना सॉल्यूशन ले लिया, मान लिया 10 ml सॉल्यूशन ले लिया इनिशियली जस्ट डालते ही। तो अब यहाँ पर देखो सिर्फ जो एसिड पड़ा हुआ वो H+ की वजह से आ रहा है ना, कैटलिस्ट की वजह से। तो यहाँ पर मैंने NaOH डाला ताकि ये इस H+ को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज। तो जितना वॉल्यूम इनिशियली डाला है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो V0 होगा। तो V0 यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड एट T=0। तो T=0 पर तो जो कैटलिस्ट वाला एसिड था वही था ना। अब ये रिएक्शन हो रही है, अब मान लो इस रिएक्शन को होते हुए 15 मिनट हो गए। तो 15 मिनट बाद मैंने एक सैंपल लिया, 15 मिनट बाद एक क्या लिया मैंने, सैंपल लिया इस रिएक्शन का 10 ml का वही। अब 10 ml का सैंपल लूंगा तो बताओ उस सैंपल में क्या होगा, तो कैटलिस्ट पड़ा होगा H+। और देखो यहाँ पर एसिड और बन गया कि नहीं बन गया, CH3COH। तो 15 मिनट बाद अब आपके पास कैटलिस्ट भी पड़ा हुआ उस रिएक्शन में और एसिड भी बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, NaOH डालूंगा। तो NaOH का जितना वॉल्यूम यूज होगा उस 15 मिनट पर, जो एसिड पड़ा हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे बोलूंगा VT। तो VT हो गया वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड एट टाइम T। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ऑलमोस्ट बहुत लंबा टाइम हो गया, तो तब कौन मिलेगा आप लोगों को, एक तो कैटलिस्ट पड़ा होगा, एक CH3COH और एक C2H5OH। तो CH3COH बहुत ज्यादा बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा, और एसिड कैटलिस्ट पड़ा होगा थोड़ा। तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना NaOH का वॉल्यूम काम आएगा, जितना NaOH का वॉल्यूम काम आएगा उसे वी इंफिनिटी बोल देंगे, है ना। तो इनिशियली जितना काम आ रहा है उसे V0, टी टाइम पर 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट दो काम आ रहा है उसे VT। और जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, काफी टाइम हो गया, काफी लंबा टाइम हो गया ना, तो उस पर जो वॉल्यूम यूज हुआ है उसे क्या बोल देंगे हम लोग, V इंफिनिटी। तो यहाँ पर जो K आएगा वो आएगा 2.303 अपॉन T log V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। अगर ये फॉर्मूला याद है, V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। अब देखो जो H2O2 होता है ना, उसके लिए V इंफिनिटी आता ही नहीं है। जो H2O2 वाली रिएक्शन होती है उसके लिए V इंफिनिटी डिफाइन नहीं होता, नहीं डिफाइन होता तो इसमें से हटा था। मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद है, क्या याद है, 2.303 अपॉन T log V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। अब H2O2 के लिए V इंफिनिटी डिफाइन नहीं होता, हटा दो। तो ये मैंने हटा दिया तो क्या बचा, माइनस V0 अपॉन माइनस VT। तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया, V0 अपॉन VT। क्लियर। इसी तरह देखो जो N2O5 होता है, N2O5 वाली रिएक्शन के लिए V0 डिफाइन ही नहीं होता है इनिशियल वॉल्यूम, तो इसको हटा दो। तो क्या फॉर्मूला बन गया N2O5 की रिएक्शन के लिए, 2.303 अपॉन T log V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस V। और एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के लिए तो सारे डिफाइन होते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस V। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्मुलेज क्या कर सकते हैं आप लोग, लर्न कर सकते हैं। H2O2 का डिकम्पोजिशन हो गया, N2O5 का हो गया, और एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया ना, वॉल्यूम एजेंट NaOH यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से एक होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये आपको पता ही है कि सुक्रोज को अगर मैं पानी में डालूंगा एसिड के प्रेजेंस में, तो किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और जब मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है उनका कंबाइंड जो रोटेशन हो जाता है वो लेवो रोटेटरी हो जाता है। मतलब जो सुक्रोज होता है वो क्लॉकवाइज अगर है और उसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का जो ओवरऑल रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सुक्रोज का क्लॉकवाइज था, हाइड्रोलिसिस किया, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का कंबाइंड जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का जो रोटेशन है वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो रोटेशन के टर्म में कितना आता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन RT माइनस R इंफिनिटी। R0 क्या है, इनिशियली जो रोटेशन आया, R इंफिनिटी काफी लंबे समय बाद जो रोटेशन आया, और RT टी टाइम पर रोटेशन। तो देखो आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। एक फॉर्मूला बना है 2.303 अपॉन T वॉल्यूम के टर्म में log V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। और रोटेशन के टर्म में क्या बना है, 2.303 अपॉन T log R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन RT माइनस, जस्ट यहाँ पर देखो उल्टा हो गया। तो एक दो बात लिखेंगे बोलेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
तो ये बोर्ड के लिए आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बोर्ड के लिए तो जो प्रेशर वाला बताया था मैंने एक, वो आप लोग कर सकते हैं, ये वाला प्रेशर वाला बोर्ड के लिए, अगर आप लोग 12th क्लास में। बाकी नीचे वाले करने की जरूरत, तो जिसको भी नोट करना है वो ये नोट कर सकता है ना। तो वॉल्यूम की टर्म में हो गया, और किसकी टर्म में हो गया, एंगल रोटेशन की टर्म में हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड और कंपटीशन है एज वेल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जिसका ऑर्डर फर्स्ट है। शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब, शूडो मतलब होता है फॉल्स, झूठा, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जो दिखने में तो कोई और लगेगी, ऐसी रिएक्शन जो दिखने में तो कोई और ऑर्डर की रिएक्शन लगेगी, लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग देखेंगे तो कुछ कंडीशन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो दिखने में कुछ और है और एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अपने एग्जाम के लिए ऐसी रिएक्शन दो ही है, तो अपन को अच्छे से याद कर लो। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलरिटी तो कैसी है, दो है, बट दे कंफर्म टू द फर्स्ट ऑर्डर आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है लेकिन ऑर्डर कितना है, फर्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अभी बता रहा। सुक्रोज लिया, सुक्रोज को पानी में डाला, पानी में डालूंगा तो क्या बन गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आपको देखने में क्या लग रहा है, देखो इसका रेट लिखूं, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू की, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन है, सुक्रोज और पानी। तो सुक्रोज की पावर कितना है, 1, और पानी की पावर भी कितना आना चाहिए, 1। सुक्रोज की पावर 1 आना चाहिए और पानी की पावर भी कितना आना चाहिए, 1। लेकिन पानी यहाँ पर किसमें लिया हुआ है, एक्सेस में। और जो भी चीज एक्सेस में होती है, मैंने कहा था रेट उस पर डिपेंड नहीं करती है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे, जो भी चीज एक्सेस में होगी रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो पानी एक्सेस में है ना, तो एच टू की पावर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि रेट पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, एच टू का 0 मतलब ना। तो भाई दिखने में कौन सी लग रही थी, 1, सुक्रोज की पावर 1 और एच टू की पावर 1, सेकंड ऑर्डर लग रही थी, एक्चुअली में निकली क्यों थी, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पानी किसमें है, एक्सेस में है ना। तो ऐसे, अच्छा मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, रिएक्टेंट मोलिक्यूल 2 है ना, 1 + 1 2 है। तो ऐसी रिएक्शन जिनकी मोलिकुलरिटी 2 हो और ऑर्डर कौन सा हो, 1, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दो एग्जांपल अच्छे से याद कर लो, और एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अभी बता। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होगा, CH3 COO C2H5, CH3 COO C2H5। इसका हाइड्रोलिसिस करें तो देखो कैसे करोगे, एस्टर है CH3 COO C2H5, इसका अगर क्या करना है हमको, हाइड्रोलिसिस, तो पानी डाल दो, पानी डालूंगा तो टूट जाएगा H और OH में, तो ये क्या बन गया, CH3 COOH, और ये क्या बन गया, C2H5 बन गया। अभी बताया था एसिड प्लस सल्फर। अब दिखने में क्या लग रहा है, आर इक्वल टू के, एस्टर की पावर 1 और H2 की पावर 1। तो दिखने में तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों की पावर 1 1, लेकिन एक्चुअली में क्या है, H2 किसमें होता है, एक्सेस में, एक्सेस में होता है तो क्या हो जाएगा, H2 की पावर 0। तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट भी नहीं, कौन सा बोलेंगे इसे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो अच्छे से अपने दिमाग में डाल दो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो एग्जांपल अपने पास है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सुक्रोज को पानी में डाल दो और एस्टर को पानी में डाल दो। और एस्टर का कौन सा हाइड्रोलिसिस करना है, एसिडिक, एसिडिक वाला है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तो जब भी आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोले तो दो एग्जांपल अच्छे से याद कर लो, सुक्रोज को पानी में डाल दो और एस्टर को पानी में डाल दो, एसिड की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट एसिड है ना, कैटालाइटिक, जो कैटलिस्ट डालेंगे वो एसिडिक डालेंगे, है ना, H+। तो दो याद कर लो, सुक्रोज को पानी में डाला, एस्टर को पानी में डाला, सुक्रोज को पानी में डाला, एस्टर को पानी में डाला, सुक्रोज को पानी में डाला और एस्टर को पानी में डाला, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहीं पर ही देखो, अगर मैं एस्टर को बेसिक मीडियम में ले लूं, यहाँ पर तो मैंने एसिडिक मीडियम लिया है ना, यहाँ देखो ये एस्टर है CH3CU का CO C2H5, लेकिन मीडियम कौन सा हो गया यहाँ पर, बेसिक NaOH। तो NaOH अगर बेसिक मीडियम हो गया तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, NaOH डाल दिया। NaOH डाला तो क्या हो गया, NaOH में क्या होता है, ये तो है NaOH, NaOH देखो यही है NaOH, ये टूटा हुई, एक तो बना C2H5OH और एक क्या बना CH3COON, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन का सेकेंड, एस्टर की पावर 1 और NaOH की पावर 1। तो अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एस्टर का, एस्टर को पानी में डाल रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
लेकिन अगर बेस की प्रेजेंस में डाल रहे हैं, NaOH की प्रेजेंस में डाल रहे हैं, तो वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये मैंने कहाँ से उठाया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्लियर है? तो अच्छे से याद कर लो। अगर आप लोग एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, और बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? तो आप लोग ये क्या कर सकते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नोट कर सकते हैं। इसमें तो बस थोड़ा सा आपको याद करना है कि दो एग्जांपल है। आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये अच्छे से करना है आप लोग। पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में भी एसिडिक मीडियम है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, और बेसिक मीडियम है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। अब देखो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा रहा है? 20 मिनट लगा रहा है। तो के बताओ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो के कितना होगा बताओ? 2.303 अपॉन टी। लो बताओ ए अपॉन ए माइनस ए। अब 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो मैंने मान लिया इनिशियली कितना था? 100 था ना। तो 40% रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट। तो अगर ए 100% है, 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो प्रोडक्ट कितना बन गया? 100 का 40% 40 हो गया, तो रिएक्टेंट कितना बचा हुआ? 60 बचा हुआ है ना। 40% रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है ना। तो 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो 100 का 40% कितना होता है? 100 × 40/100। तो ये प्रोडक्ट बन गया ना। तो रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है? ये ए माइनस था ना, रिएक्टेंट जो बचा हुआ है, तो 60 बचा हुआ है। तो के कितना आ गया? 2.303। कितने मिनट? 20 मिनट। लो इनिशियली कितना मान लिया? 100। 40% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बचा हुआ कितना है रिएक्टेंट? 60, क्योंकि ए माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो क्या यहाँ से के आ जाएगा? के यहाँ से निकाल सकते हो। अब के आ गया तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अगर आपके पास के आ गया तो आपको पता है हाफ लाइफ टाइम जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है 0.693/के। और के यहाँ पर आपको पता है किस में आने वाला है, क्योंकि टाइम मिनट में रखा है तो के मिनट इनवर्स में आएगा। तो हाफ लाइफ टाइम यहाँ पर किस में आ जाएगा? मिनट में। के की वैल्यू मिनट इनवर्स में आएगी ना। और फिर 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम मैंने आपको बता चुका हूँ कितना लगता है, 2T फर्स्ट ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैंने के निकाल लिया, हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो 0.693/के, और 75 में निकालना है तो 2T। तो मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। आपने देखा होगा कई पेड़ ऐसे होते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि ये पेड़ 5,000 साल पुराना है, ये ट्री जो है ये पेड़ है वो 10,000 साल पुराना है। तो ये पता कैसे लगता है कि कोई भी चीज इतनी पुरानी? या फिर कहते हैं कि ये हमारी बॉडी है, धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती है ना। फिर बोलते हैं कि ये जो कंकाल है ये 2,000 साल पुराना है, 3,000 साल पुराना है। तो वो पता कैसे लगता है? वो पता लगता है कार्बन डेटिंग पे। किससे पता लगता है? कार्बन डेटिंग पे। जो ट्रीज होते हैं या फिर जो हम लोग होते हैं, ह्यूमन बॉडी होते हैं, उसमें कार्बन 14 होता है, कार्बन 14। और कार्बन का जो 14 वाला आइसोटोप होता है ना, हम लोग तो 12 वाला पढ़ते हैं, लेकिन जो कार्बन 14 वाला आइसोटोप होता है वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। इनिशियली 100% रहा होगा, और धीरे धीरे वो क्या होता जाता है? डिके होता जाता है। तो कार्बन 14 जो होगा वो धीरे धीरे डिके होता जाएगा। तो मान लो मैं एक ट्री को देख रहा हूँ कि कितने साल पुराना है, तो मैंने उसमें कार्बन 14 का अमाउंट निकाल लिया कितना है। क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, और रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। मतलब कार्बन 14 मेरे अंदर हमेशा जिंदगी भर रहने वाला। इनिशियली 100% रहा होगा, पर धीरे 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 कम होता जाएगा ना, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पढ़ो क्या कह रहा है। द हाफ लाइफ फॉर ए रेडियो एक्टिव डिके फॉर कार्बन 14 इज 5730 ईयर। जो हमारे अंदर कार्बन 14 है उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है? 5730 ईयर। मतलब इतने साल में वो कितना रहेगा? आधा रहेगा। An archaeological artifact contained wood that had only 80% of the carbon 14 found in living tree. तो एक ट्री है जिसके अंदर 80% अभी कार्बन 14 बचा हुआ है। बोला है ना, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड दैट हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड। तो अभी एक ट्री मिला है जिसके अंदर कार्बन 14 कितना है? 80%। तो आपको ये बताना है कि उस ट्री की एज कितनी है। तो हम लोगों को उस ट्री की क्या बतानी है? एज बतानी है।
अब कार्बन 14 रेडियो एक्टिव डिके होगा, बोला मैं रेडियो एक्टिव, और ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो की आपको पता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो की होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो की होगा वो कितना होगा, 2.303 अपॉन टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, के जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के होता है वो कितना होता है, 0.693/टी हाफ भी होता है, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है ना। तो के को मैंने क्या लिख दिया, देखो 0.693/टी हाफ, टी हाफ कितना हो गया, इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम निकालना है, कितना टाइम पुराना है, लोग मैंने मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है लेट, ए कितना है 100, तो मुझे बताओ 80% बचा हुआ है ना, तो पहले 100 था और 80% बचा हुआ है, तो रिएक्टेंट कितना है, 80% है ना, 80% बचा हुआ है, इसका मतलब 20% कन्वर्ट हो गया ना, तो 100 का 20% तो प्रोडक्ट हो गया 20, तो बचा हुआ कितना है, रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है 80, तो 80% ये बोल रहा है कार्बन 14 बचा हुआ है, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट है, तो ए माइनस एक्स कितना हो गया, आपको पता लगे 80% बचा हुआ है ना, तो ये बचा हुआ ही तो है, तो कितना हो गया 100/80, तो यहां से क्या आप लोग एज निकाल सकते हो, तो किस में आएगी बताओ, यहाँ पर 0.69 हाफ लाइफ टाइम आपने ईयर में रखा है ना, यहाँ पर टाइम किस में आएगा, ईयर में। लोग को सोल्व कर लेना सर, लोग को किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो जिनको नहीं पता मैंने लोग की एक वीडियो डाली हुई है 20 से 25 मिनट की, कम ही होगा 20 मिनट के आसपास ही है, तो लोग की वो वीडियो आप लोग अच्छे से देखें, उस लोग को देखने से क्या फायदा होगा कि आप लोग पूरे केमिस्ट्री फिजिक्स में जो भी लोग के क्वेश्चन होंगे उनमें दिक्कत नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम चैप्टर में काफी लोग आता है ना, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में भी कभी लोग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो लोग का वीडियो आप लोग वहां से अच्छे से देखें ताकि आप लोग सॉल्व करना सीख जाए, क्योंकि लोग आप लोगों को केमिकल काइनेटिक में भी सोल्व करना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सोल्व करना है, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जिसको भी नोट करना है ये क्वेश्चन भी नोट कर लें, और ये क्वेश्चन भी नोट कर लें। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग कोलिजन थ्योरी डिस्कस करेंगे, है ना। तो सही बच्चे अच्छे से पढ़ें, और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।